सुबह का वक्त था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बृजमोहन जी भी अब समझ गए थे कि रणवीर ओबेरॉय बिना वजह का किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अभी भी रूहान की याददाश्त वापस नहीं आई थी, पर आरुषि रूहान का सामना नहीं कर पा रही थी। आरुषि रूहान के तरफ अभी भी ध्यान दिया करती थी। अम्मा रूहान को काफ़ी ज़्यादा ही देखभाल किया करती थी, क्योंकि रूहान को अभी केयर की ज़रूरत थी। उसके लिए अभी नर्स भी घर पर रखा गया था, ताकि उसकी देखभाल में कोई कमी ना हो सके और वह जल्दी से रिकवर हो जाए। डॉक्टर भी बीच बीच में आकर के उसका चेकअप किया करते थे। बृजमोहन जी की सर्जरी सफल हो चुकी थी और वह अच्छे थे। शुभ कहने लगा, दीदी आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। यह सुनकर आरुषि कहने लगी, तो फिर क्या करना है? वीडियो गेम खेलना है क्या? चलो जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल जाओ। कोई बहाना नहीं चलेगा और मैं कोई भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। इतना सुनकर के शुभ बड़े ही प्यार से नखरे दिखाते हुए कहने लगा, प्लीज़ दीदी मुझे नहीं जाना है ना। आज देखो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी रणवीर कहने लगा, चैंपियन ऐसी बातें नहीं करते हैं। बोलो कि मैं बिल्कुल सही हूँ। भले ही तुम स्कूल ना जाओ, बट झूठ नहीं बोलते। यह सब बहाने मत बनाओ। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। घूमने के नाम पर रूहान कहने लगा, तो फिर पक्का मैं भी चलूँगा। रणवीर यह सुनकर के कहने लगा, नहीं तुम्हें घर पर रहना है और आराम करना है। अभी तुम्हें डॉक्टर ने कहा है आराम करने को। तुम जब सही हो जाओगे तब हम सब लोग घूमने चलेंगे। अभी छोटा चैंपियन जाएगा। बृजमोहन जी इस वक्त रणवीर को ही देख रहे थे, क्योंकि रणवीर में काफ़ी चेंज हो चुका था। आरुषि सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। उसने जब रूहान के पास लेकर गई तो रूहान आरुषि को बड़े ध्यान से देखने लगा, जैसे कि उसे पहले भी देख चुका है। और वह कहने लगा, आप कौन हैं? आपको तो मैंने पहले कभी इस घर में नहीं देखा। आरुषि कुछ बोलती उससे पहले ही रणवीर कहने लगा, रूहान यह तेरी भाभी है। रूहान फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई आप शादी कब कर लिए और मुझे बताया भी नहीं। रणवीर स्माइल करते हुए बोला, ऐसे सिचुएशन ही आ गया था कि मुझे स्वीटी से शादी करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं शादी नहीं करता तो स्वीटी मुसीबत में पड़ जाती और मैं स्वीटी को मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। तुम जब फॉरेन थे, पढ़ाई में बिजी थे, तभी यह सब हुआ। यह सुनकर के रूहान कहने लगा, अच्छा तो यह है हमारी भाभी, बहुत ही खूबसूरत है। भाई क्या हाथ मारा है आपने? यह सुनकर के आरुषि की आंखों में आंसू भर आए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि रूहान ऐसा कह सकता है। रणवीर भी सोच में पड़ गया। रूहान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आरुषि के बारे में। वह आरुषि की आंखों में आंसू देख चुका था और उसका दिल भी भर आया था, मगर वह कुछ नहीं कहा। वही रूहान फिर से अपने चेयर पर जाकर के बैठ गया और कहने लगा, भाभी मुझे अब आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा, क्योंकि मैं आपका प्यारा सा देवर जो हूँ। आरुषि भरी हुई आंखों के साथ स्माइल करते हुए कहने लगी, हाँ हाँ ज़रूर। बृजमोहन जी भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि रूहान और आरुषि एक दूसरे से प्यार करती हैं। ये बात अभी भी बृजमोहन जी को नहीं पता था। तभी अम्मा कहने लगी, बेटा तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। अम्मा उठकर रूहान को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। आरुषि शुभ के बगल में बैठ गई, पर वह खा नहीं रही थी। उसे ना खाते हुए देख करके रणवीर कहने लगा, क्या हुआ स्वीटी, खाओ ना। आरुषि होश में आई और वह हाँ में सर हिलाई और थोड़ा बहुत नाश्ता करके वह फ़ौरन से उठ गई और वह अपने कमरे में चली गई। शुभ आज एकदम से जिद किया हुआ था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो बृजमोहन जी उसे लेकर के टहलने निकल गए। आरुषि इस वक्त बहुत परेशान लग रही थी। यह सोच कर के रणवीर कमरे में गया तो देखा कि सच में आरुषि बेड पर बैठकर रो रही है। वह उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, स्वीटी क्या हुआ है? तुम रूहान के बातों को दिल पर नहीं लो। वह थोड़ा ज़्यादा ही नटखट है, कुछ भी बोल देता है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना। आरुषि इस वक्त सिसकियाँ लेकर रोए जा रही थी। उसकी सांसें खींच रही थी और उसका फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह फ़ौरन से रणवीर के सीने से जाकर लग गई। आरुषि अपनी बाहों में रणवीर को भर ली और सिसक कर रोने लगी। रणवीर बिल्कुल भी देख नहीं पाया उसे इस तरह से रोते हुए और वह अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस लिया। थोड़ी देर आरुषि उसके सीने से लगी रही, फिर वह रोना कम की। रणवीर उसे
कंधे से पकड़ के कहने लगा, क्या हुआ है स्वीटी, इतना रोना ज़रूरी है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी मेरी स्वीटी रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पता है ना। चलो अब स्माइल करो। आरुषि फिर से रोने लगी। यह देख कर के रणवीर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, जाना, इतना रोना किस बात के लिए? हाँ, रणवीर इस 10 दिनों में इतना प्यार आरुषि को दिया कि वह रूहान को बोलने लगी थी, पर उसके दिमाग में रूहान अभी भी जिंदा था और वह उसका पहला प्यार जो था, और अब उसके आंखों के सामने उसके खुद के घर में ही रहता था, जिस वजह से आरुषि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। भले ही रूहान की याददाश्त ख़त्म हो चुकी थी, मगर आरुषि को तो अच्छे से याद था रूहान के साथ एक एक पल बिताया हुआ था। वह कैसे उसको झुठला सकती थी? वह सोच रही थी कि काश मेरी भी रूहान के जैसे ही सारी यादें मिट जाए तो कितना अच्छा होता, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती थी। रणवीर के गले लगे हुए कहने लगी, मैं रूहान को भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वह हमेशा मेरी आंखों के सामने है। भले ही रूहान की याददाश्त खोने की वजह से मैं उसे याद नहीं हूँ, मगर मुझे तो उसकी हर एक बात याद है ना। मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होता है, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। मैं नहीं भूल पाती हूँ रूहान को। यह सुनकर के रणवीर अपनी नज़रें आरुषि की तरफ किया और कहने लगा, स्वीटी, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है और ना ही रूहान की कोई गलती है। यह तो होना लिखा था ना, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। और अब रूहान को कुछ भी याद नहीं है तो तुम उसे याद दिला सकती हो ना। इतना सुनकर आरुषि कहने लगी, मैं कैसे याद दिला सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की, मगर रूहान को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे जो भी करना था मैंने करके देख चुकी, मैं रूहान को सब कुछ बता भी चुकी, फिर भी रूहान। इतना कहते हुए रुक गई। रणवीर उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है जाना। इसी वजह से तो मैंने जानबूझकर सबके सामने रूहान से कहा तुम्हारी भाभी है, वरना मैं आज तक तो यह भी नहीं बताया था कि तुम हो कौन और इस घर में किस हक से रह रही हो। अगर रूहान मुझसे पूछता भी था कि यह कौन है तो मैं कह दिया कि यह कुछ दिनों के लिए आई है रहने के लिए, पर मैंने सच्चाई नहीं बताई थी क्योंकि कहीं रूहान को कोई तकलीफ़ ना हो। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह कहीं। तभी जय आया और कहने लगा, रणवीर, तुम जो सोच रहे हो वह बिल्कुल गलत है। रूहान की याददाश्त सच में गई हुई है, वह नाटक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यह सुनकर के रणवीर को अंदर से बहुत ज़्यादा ही तसल्ली हुई, क्योंकि वह आरुषि को खोना नहीं चाहता था। पर आरुषि इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रही थी। रणवीर फ़ौरन से सोचा और बोला, जय, क्यों ना आरुषि को यहाँ से दूसरी जगह रखा जाए। और वह फ़ौरन से आरुषि के करीब गया और कहने लगा, स्वीटी, जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है रूहान के साथ इस घर में रहने में, तो फिर हम मेरे फार्म हाउस चले। शायद तुम इतना गिल्टी फील भी ना करो और अनकंफर्टेबल भी फील ना करो, तुम्हें अच्छा फील होगा। आरुषि तो यह चाहती ही थी कि वह अपने घर चली जाए और रणवीर से यह कहने वाली थी, मगर रणवीर उसका हस्बैंड था, वह तो अपने हस्बैंड के घर ही रहती। रणवीर की यह बात सुनकर के आरुषि कहने लगी, तो क्यों ना मैं अपने घर चली जाऊं। यह सुनकर के रणवीर कहने लगा, नहीं स्वीटी, वह घर तुम्हारे डैड का है और तुम्हारे डैड वहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे डैड के लिए एक अलग सा घर लिया हूँ, या फिर मैं चाहूँगा कि बृजमोहन जी यहीं रहें और तुम वहाँ रहोगी। अच्छा नहीं है ना? लोग बातें बनाएंगे। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि हमारा रिश्ता पब्लिकली कितने लोगों के बीच में हाईलाइट है, तो फिर तुम ऐसे रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जाना, तो तुम फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाओ, मैं भी वहीं पर रहूँगा और यहाँ पर बस कभी कभी आता रहूँगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कह कर के जय से कहने लगा, जय, मेरा सामान फार्म हाउस में शिफ्ट कर दो। यह सुनकर के जय कहने लगा, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भाभी का ख्याल रखना। इतना कहकर जय भी वहाँ से चला गया। रणवीर आरुषि का हाथ पकड़े हुए उसके बालों को सहलाने लगा और उसके चेहरे पर आए हुए बाल को कान के पीछे किया और उसके ब्लू आंखों में देखते हुए कहने लगा, स्वीटी, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें रूहान के साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ। मैं तो रूहान का एक्सीडेंट के बारे में सुना और मैं यह जाना
कि तुम रूहान की ही गर्लफ्रेंड हो, तो मैं उसी टाइम ही अपना मन बदल लिया था कि मैं रूहान की अमानत को रूहान के हवाले कर दूंगा। मगर फिर रूहान की ऐसी हालत हो गई कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें अब मेरा कोई भी बस नहीं चलने वाला है। अब तुम जो चाहोगी वही होगा। आरुषि रणवीर का हाथ थाम के कहने लगी, अब आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? और वह यह बात रणवीर की आंखों में देखते हुए कह रही थी, क्योंकि रणवीर ने उसकी इतनी केयर और प्यार जताया कि रणवीर के लिए आरुषि के दिल में जगह बन गई। वह कहीं ना कहीं रणवीर को चाहने लगी थी, रणवीर को पसंद करने लगी थी, क्योंकि रणवीर उसके लिए बदलने को तैयार था और सब कुछ छोड़ने को भी तैयार था। और रणवीर में काफ़ी बदलाव आ भी चुका था और वह सिर्फ़ और सिर्फ आरुषि के लिए था। आरुषि कहने लगी, मैं जो भी पूछूं आज आपसे, आप सच सच बताओगे ना? यह सुनकर के रणवीर उसकी ब्लू आंखों में बड़ी ही गौर से देखने लगा कि आज आरुषि इतना हक जता के मुझसे कुछ पूछना चाहती है। वह फ़ौरन से कहा, हाँ क्या पूछना है स्वीटी, पूछो ना जो पूछना है, मैं सब चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर के आरुषि कहने लगी, उस लड़की का क्या हुआ जिस लड़की को आपने फांसी की सज़ा देने वाले थे? यह बात सुनकर के रणवीर की ब्राउन आंखें पूरी तरह से गुस्से में आ गई। वह पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था, मगर आरुषि कहाँ चैन से बैठने वाली थी। वह पुरानी बातों को क्लियर किए बिना इस रिश्ते की शुरुआत भी नहीं करना चाहती थी। और रणवीर सोचने लगा, अगर मैं सब कुछ क्लियर नहीं करूँगा तो आरुषि को मैं बहुत गलत लगूँगा। जिस वजह से रणवीर कहने लगा, तुम चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ तुम्हें दिखाता हूँ, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। वह आरुषि का सामान अम्मा को बोल दिया पैक करने के लिए और आरुषि को अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर चला गया। वहीं जहां आरुषि उस रात उस बंगलो में गई हुई थी, जिस बंगलो में आरुषि की आंखें देखकर रणवीर उसका दीवाना हो गया था, आज उसे अपनी पत्नी बना भी लिया था। वह जगह को देख कर के आरुषि हैरान और फटी आंखों से देख रही थी और वह डर भी रही थी। रणवीर आरुषि से आगे चल रहा था, आरुषि उसके पीछे थी, मगर वह रुक रुक कर चल रही थी। उसे डर बहुत लग रहा था। रणवीर उसे डरता हुआ देखकर कहने लगा, स्वीटी डरो नहीं, मैं हूँ ना। और वह आरुषि का हाथ थाम लिया और कहने लगा, चलो आओ। अब वह अंदर लेकर गया तो आरुषि देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वह सारे लोग कुछ न कुछ काम में लगे हुए हैं। और वह कोई काम ऐसे वैसे नहीं, बल्कि वहाँ पर कपड़ों की बुनाई का काम चल रहा था, जो कि सारे लोग लगे पड़े थे। आरुषि अपनी फटी हुई निगाहों से चारों तरफ देखे जा रही थी। रणवीर को देखकर सारे लोग अपना अपना सर झुकाने लगे और कहने लगे, क्या हाल है बॉस, आप सही तो हो ना? लोगों को रणवीर से इस तरह से बातें करते हुए देखकर आरुषि हैरान थी और पूरी तरह से चौंक सी गई थी कि लोग इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं, उन्हें तो डरना चाहिए ना। मगर उन्हें तो डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रणवीर स्माइल करते हुए बस आरुषि को ही देखे जा रहा था, क्योंकि आरुषि इस वक्त हैरान नज़रों से सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं जान पा रही थी। तभी वह लड़की रास्ते में मिल गई और कहने लगी, क्या हाल है रणवीर, कैसी हो? रणवीर कहने लगा, ठीक हूँ सिस्टर, तुम बताओ कैसी हो? आरुषि उस लड़की को देख कर के हैरान थी और कहने लगी, तुम जिंदा हो? मगर तुम तो। रणवीर बस स्माइल किए जा रहा था, क्योंकि आरुषि इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह समझने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रणवीर सब समझ रहा था, अब आरुषि को परेशान करना नहीं चाहता था और वह आरुषि को अपने कैबिन में लेकर गया और जाते हुए सलोनी से बोला, सलोनी सिस्टर 2 कप कॉफ़ी भिजवा देना। सलोनी स्माइल करते हुए कहने लगी, ओके माय बिग ब्रो। रणवीर आरुषि का हाथ पकड़े हुए उसे अपने चेयर पर बैठाया और कहने लगा, अब तुम्हें यह जानना है ना कि यह सब क्या है? तो सुनो, यह सब लोग वह है जो कि इनके घर वाले इन्हें धक्के मार करके अपने घर से, अपने जायदाद से, अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। वह सारे लोग यहाँ पर आकर के सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं और 2 पैसे की काम भी करते हैं। इन्हें रहने, खाने और
घूमने फिरने की यह बंगलो देख रही हो ना, सारे अरेंजमेंट इनके अंदर में ही हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है और हम सब लोग एक फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं। आरुषि उसे बहुत ही हैरान नज़रों से इस वक्त रणवीर को देख रही थी कि यह तो बाहर से शैतान था, फिर अंदर से इतना भगवान की तरह क्यों है। उसके आंखों में बहुत सारे सवाल थे पर वह रणवीर से कोई भी सवाल नहीं कर पा रही थी। रणवीर सब समझ रहा था। वह कहने लगा, उस रात जब सलोनी भाग रही थी तो उसके पीछे उसके घर वाले पड़े हुए थे और वह उसके सौतेले भाई थे। अगर मैं अपने लोगों को उसके पीछे नहीं भगाता तो वह लोग इसे मार देते और मैं जानबूझकर सलोनी को मारने को अपने आदमियों से बोला ताकि वो लोग दरवाजे पर खड़े थे, वह लोग यह बात सुनकर चले जाएं ताकि उनके दिल में सुकून हो जाए कि वह लोग नहीं मारे तो किसी और ने ही उसे मार दिया। रणवीर की बातें सुनकर आरुषि एकदम से चौंक सी गई थी। तभी फिर रणवीर कहने लगा, आरुषि तुम जो भी यहाँ देख रही हो, सारे लोग यहाँ तो उन्हें घर से निकाल चुके हैं या फिर उनकी ज़िंदगी नरक जैसी कर दिए थे। वही लोगों को मैं पकड़ के उन्हें लाता था और अपने यहाँ उन्हें नौकरी पर रख लिया करता था। मैं उनकी हेल्प करता था, बाहर से यह दिखाता था कि मैं जल्लाद हूँ, मैं उन्हें मार रहा हूँ क्योंकि उनके घर वाले यही चाहते थे। उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें घर वाले नहीं चाहते और उन्हें पसंद नहीं करते। मैं मारता नहीं था, उन्हें अपने पास रख लिया करता था। अब तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे डैड के साथ क्यों ऐसा कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे डैड के साथ ऐसा नहीं करता तो मैं अपने कंपनी में उन्हें जॉब पर नहीं रखता, तो लोग उन्हें पीछे पड़े हुए थे और उनको जान से मार देते और मैं नहीं चाहता था कि इतने ईमानदार आदमी को कोई जान से मारे। इसी वजह से मैंने उन्हें अपनी कंपनी में जगह दिया। और तुम्हारे डैड जिस ऑफिस में काम करते थे वह पांडे एक नंबर का घटिया इंसान था। वह हाथ धो करके तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और वह तुम्हारे डैड का ईमानदारी का फ़ायदा भी उठा रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं उसके उसी भाषा में डील करना चाहता था, मगर बृजमोहन जी सारा सच पांडे को बता दिए। लेकिन मैं पांडे से अपना डील करके ही रहा क्योंकि वह बहुत बड़ा गैंगस्टर से मिला हुआ था और वह हमेशा से गलत काम ही करते आया था। वह लड़कियों का सप्लाई करता था और उन लड़कियों में तुम्हें भी। इतना कहते हुए रणवीर रुक गया। तभी सलोनी कॉफ़ी लेकर के आई और कहने लगी, हेलो भाई, और वैसे भी भाभी बहुत अच्छी है, आज बहुत दिनों के बाद आए हो। वैसे रूहान कैसा है। रणवीर कहने लगा, रूहान ठीक है। और बृजमोहन जी, उनका सर्जरी सही हो गया है ना। रणवीर हाँ में जवाब दिया। तभी सलोनी बोली, छोटा चैम्पियन कैसा है तुम्हारा। वह भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, दाई माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब थी पर मैंने उन्हें अस्पताल चेकअप करवा दिया है और वह सही है। मैं तुम्हें कॉल की थी पर तुम कॉल नहीं उठा पाए थे, जिस वजह से मैं खुद ही यह सब कर ली। सलोनी की बात सुनकर रणवीर कहने लगा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत जल्दी अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। पर जय तो आता रहता है ना यहाँ। जय का नाम सुनकर के सलोनी के चेहरे पर पूरी तरह से लाल हो गए थे। यह देख कर के रणवीर सलोनी के चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, वाह, प्यार का असर हो रहा है। सलोनी कहने लगी, ब्रो तुम भी ना जाओ, मैं जा रही हूँ। इतना कह कर के सलोनी वहाँ से चली जाती है। आरुषि को इस सारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी अंदर से एक बूढ़े बुजुर्ग आए और आरुषि को देखकर कहने लगे, कैसी हो बेटा। वैसे रणवीर बेटा, बहुत ही सोड़ी कुड़ी लाए हो तुमने, कहाँ से ढूंढी है। रणवीर कहने लगा, बाबा मैं ढूंढा नहीं, बस मेरी किस्मत में थी तो मिल गई। तभी वह बाबा कहने लगे, बेटा तुमने बहुत अच्छा हमसफ़र ढूंढा है। यह लड़का लाखों में एक है, बहुत ही अच्छा नेक दिल है। देखो हमारी कितनी मदद करता है, हमें काम तक नहीं करने देता, दिन रात बस मैं यहीं पर आराम करता रहता हूँ और हराम का खाता हूँ। तभी रणवीर कहने लगा, क्या बाबा आप भी, बस आप आराम करिए, आपकी उम्र है, बस यही करिए। बेटा तुम्हें नहीं पता है। वह आरुषि का हाथ पकड़े हुए अंदर लेकर जाने लगे और कहने लगे, देखो आओ, इतने सारे यहाँ पर बूढ़े बुढ़ी हैं और हम में से किसी को भी यह काम करने नहीं देता है। कहता है आप लोग बस खाइए और आराम करिए। काम करने वाले कर रहे हैं ना, और सबकी ज़रूरतें तो पूरी करता है। देखो क्या ठाठ है इसकी,
जब आरुषि अंदर गई तो देखती है कि एक बड़ा सा हॉल था, उसमें सारे बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। उस कमरे में दो दो बड़े बड़े बेड लगे हुए थे और दोनों तरफ से दो दो लोग सोए हुए थे और उसमें बहुत ही मोटे गद्दे थे जिस पर आराम से कोई भी नींद ले सकता था। उसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल था। यह देख कर के आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बिल्कुल भी सोच नहीं पा रही थी कि रणवीर इतना सब कुछ कर रहा है, मगर वह बाहर से तो डेविल लगता था और अंदर से इतना सॉफ्ट दिल। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रणवीर को प्यार करे या फिर क्या। वह सब अपनी फटी आंखों से देख रही थी। तभी रणवीर पीछे से आया और कहने लगा, बाबा हमें जाना चाहिए, हमें लेट हो रहा है, हमें कहीं और जाना है। तो वह कहने लगे, ठीक है बेटा, मगर बहुत दिन बाद आए हो। वैसे रूहान जी कैसे हैं और बृजमोहन जी सही है ना? रणवीर बोला, सब लोग ठीक है, बस आप लोग अच्छे से रहिए। कोई भी बात हो मुझे कॉल करिए। जय तो आता ही रहता है ना सबकी खबर लेने? तो बाबा कहने लगे, हाँ बेटा, जय तो आता है, एक एक के पास बैठ के सबको अच्छे से देख कर जाता है। वह भी बहुत ही अच्छा बच्चा है। मैं कह रहा हूँ सलोनी तू शादी कर ले जय से, मगर वह मान ही नहीं रही है। रणवीर स्माइल करते हुए कहने लगा, बाबा मान जाएंगे, दोनों अभी समझने में एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, उन दोनों को भी समय चाहिए ना। बाबा भी हंस पड़े। रणवीर बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रणवीर आरुषि का हाथ पकड़े हुए चल पड़ा। आरुषि को सब लोग वहाँ जानते थे, यहाँ तक कि उसके डैड के बारे में भी जानते थे, शुभ के बारे में भी जानते थे। आरुषि यह सब देख करके पूरी तरह से चौंक गई थी, मगर वह धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी और वह बहुत कुछ समझ चुकी थी। जब आरुषि कार में बैठी तो कहने लगी, इतना खतरनाक डेविल की तरह इतना बोलकर वह चुप हो गई। तो रणवीर कहने लगा, अगर मैं ऐसा नहीं बनूं तो दुनिया मुझे लात मार देगी, इसीलिए दुनिया मुझे ना दबाए, यह रौब रखना पड़ता है मुझे, तभी इतने लोगों का मैं सब कुछ अच्छे से कर पाता हूँ। वरना अभी वह बोल ही रहा था कि आरुषि उसके गले लग गई। अभी रणवीर कार स्टार्ट नहीं किया था, वह भी आरुषि को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, क्या हुआ स्वीटी? उसे लगा आरुषि को कुछ हो गया, क्योंकि आरुषि को इस तरह से उसे गले कभी नहीं लगाती। आरुषि समझ रही थी कि रणवीर मुझे बचाने के लिए और मेरे डैड को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया है। वह मेरे सामने सच बताता तो शायद मैं कभी मानती ही नहीं, जिस वजह से वह मुझसे जोर ज़बरदस्ती किया, पर मेरे डैड और मेरी भलाई के लिए ही तो किया ना। वह इतना समझ चुकी थी और उसके गले लग गई थी। रणवीर डर गया था और कहने लगा, क्या हुआ स्वीटी, बताओ ना क्या हुआ? आरुषि के आंखों में आंसू थे। रणवीर आरुषि को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके कहने लगा, क्या हुआ जाना? तुम्हारी इन आंखों में आंसू मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है स्वीटी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, फिर इस तरह से रोना क्यों? आरुषि कहने लगी बड़े ही प्यार से। पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू अचानक से आने लगे और वह अपनी नज़रें नीचे किए हुए थी। रणवीर उसके चेहरे की तरफ झुक कर के कहने लगा, अच्छा जी, अचानक से आंसू आने लगे, घर चले। अभी वह इतना कह ही रहा था कि आरुषि उसके माथे को किस कर ली। रणवीर तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था, उसे तो लग रहा था कि दुनिया की हर खुशी उसे मिल रही है। इतना देख करके वह आरुषि को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, स्वीटी, मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करता हूँ आरुषि, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं, तुम मेरी धड़कन हो। आरुषि की रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी और कहने लगी, आई एम सॉरी रणवीर, मैं आपको समझ नहीं पाई, यह बात मुझे आप पहले क्यों नहीं बताएं? रणवीर, अगर मैं यह पहले बताता तो तुम कभी भी समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, मतलब कि रूहान से। आरुषि कहने लगी, पर अब ऐसा नहीं है। अभी वह इतना बोली ही थी कि रणवीर का फ़ोन बज उठा। वह फ़ौरन से फ़ोन उठाया और कहने लगा, क्या बात है? वह जय था। कहने लगा, तुम कब आ रहे हो? कब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, कहाँ हो, जल्दी आओ ना। रणवीर कहने लगा, बस तो रुक, मैं आ रहा हूँ।
इतना कह कर के वह फ़ोन कट कर दिया। रणवीर कहने लगा चले स्वीटी, और वह कार स्टार्ट कर दिया और अपने फार्म हाउस चल पड़ा। आज रणवीर बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उसे जो चाहिए था वह खुशियाँ मिल गई थी। रणवीर कुछ ही देर में अपने फार्म हाउस पहुँच गया। जय ने रणवीर का सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। अब आरुषि का सामान रह गया था, वह भी आ चुका था। आरुषि अपना सामान खुद सेट करने लगी थी। उधर रणवीर ने जैसे कहा तुम बृजमोहन जी और शुभ को हमेशा के लिए रहने के लिए बोल दो, वह लोग ओबेरॉय पैलेस में ही रहेंगे। वैसे मैं बृजमोहन जी से बात कर चुका हूँ और वह मान भी चुके हैं। उनका सारा सामान घर से लेकर आ जाओ और यहीं पर शिफ्ट कर दो, और छोटे चैंपियन का स्कूल तुम ही रोज़ लेकर जाओगे। अब जाओ। जय बस रणवीर की बातें सुन रहा था और कहे जा रहा था और कुछ। तभी रणवीर एक गुस्सा लगाता है जय को और कहने लगा क्या कब से और कुछ कहे जा रहे हो। जय स्माइल करते हुए बस तुम्हारी बातें तो सुन रहा हूँ ना, अब मैं क्या करूँ बताओ। रणवीर जय को गले लगा लिया और कहने लगा सोलोनी तेरा इंतज़ार कर रही है, जाकर मिल ले उससे, कुछ कहना है उसे तुझसे। इतना सुनते ही जय के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसका फेस पूरी तरह से लाल हो गया था। रणवीर यह देख करके कहने लगा वाह क्या बोल रहा है भाई, देखो यह है प्यार की ताकत। तभी जय कहने लगा तेरी प्यार की ताकत क्या है बताओ। तभी रणवीर अरे भाई मुझे पता है तेरी प्यार की ताकत, देख भी लिया है तो कहाँ से कहाँ तक आ चुका हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे अपनी वाइफी के साथ टाइम स्पेंड करने दे, अभी इसमें टांग मत अड़ा। मुझे अभी 10 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं अपनी वाइफी के साथ अकेले में कुछ दिन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। यह सुनकर के जय रणवीर की तरफ नजरें करके कहने लगा वाह 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 क्या बात है, वाइफी मिली नहीं कि बस भाई को भूल जा। रणवीर स्माइल करते हुए ऐसी बात नहीं है जय, तुम लोग तो मेरी जान हो। और इतना कहकर रणवीर के गले जय लग गया और कहने लगा ठीक है ब्रो, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और भाभी का भी, कोई भी बात हो मुझे कॉल करना, सब कुछ मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत ले, जितना दिन चाहे तू आराम कर। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स को वह हिदायत देकर गया था कि सही से देखभाल करना। इधर रणवीर कमरे में आया और देखा कि आरुषि अकेले सामान सेट कर रही है। वह आरुषि के पास गया और कहने लगा स्वीटी सारा कुछ खुद से ही करना है क्या, यहाँ पर सर्वेंट भी हैं, उनसे भी कुछ करवा लो ना। आरुषि कहने लगी जी नहीं, मैं अपना सारा काम खुद से करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा काम कोई और करे। रणवीर आरुषि को अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगा अच्छा जी, तो फिर मेरा काम कौन करेगा। हाँ, आरुषि के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और आज रणवीर उसके चेहरे पर स्माइल पहली बार देखा था और उसके स्माइल में पूरी तरह से खो गया था। आरुषि आज हंसी थी और उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि रणवीर पूरी तरह से खुद को भूल गया था और कहने लगा स्वीटी आज तुमने पहली बार मेरी लाइफ में खुशियाँ भर दी है, और वह पता है तुम्हें क्यों। आरुषि हैरान नज़रों से रणवीर की तरफ देखते हुए कहने लगी क्यों, मैंने क्या किया है। रणवीर कहने लगा क्योंकि इतनी महंगी स्माइल है तुम्हारी स्वीटी, मैं बता नहीं सकता हूँ, लाइफ में आज पहली बार मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वह अपनी बाहें फैलाकर रूम में चारों तरफ घूमने लगा और कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ स्वीटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, दुनिया की मुझे हर चीज़ मिल गई है। अगर तुम मुझसे अभी गुस्सा भी हो जाओ ना तो मैं भी तुम्हें मनाने के लिए हर वो काम करूँगा जिससे कि मैं तुम्हें मना लूँ और स्माइल करते देख सकूँ। आज तुमने वह खुशी दी है मुझे कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर के आरुषि खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देख कर के रणवीर और ज़्यादा ही खुश हो गया और कहने लगा आरुषि मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो, कभी भी तुम्हारे होठों से मुस्कान गायब ना हो, तो मेरी जान हो स्वीटी। इतना कहकर उसके माथे को किस कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। आज आरुषि को भी रणवीर के करीब बहुत सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि आज रणवीर के सारी सच्चाई जान चुकी थी, क्योंकि रणवीर जालिम नहीं था, डेविल नहीं था, वह तो बहुत अच्छा इंसान था, लोगों की बहुत हेल्प करता था। यह जानकर कि आरुषि अब रणवीर को खोना नहीं चाहती थी। उसे रणवीर के करीब बहुत सुकून महसूस होने लगा। रणवीर उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया और उसे वहीं लेटा दिया और कहने लगा स्वीटी क्या तुम्हें इतराज़ है। आरुषि शर्मा कर अपने चेहरे को घुमा लेती है, उसके चेहरे पर शर्माहट साफ दिखाई दे रहा
था। यह देख कर के रणवीर कहने लगा, हाय मैं मर जावा, मेरी स्वीटी को शर्माने भी आता है क्या। इतना कह कर के वह उसके गाल पर किस कर दिया। आरुषि कहने लगी, नहीं ना। रणवीर उसके हाथों को थाम कर कहने लगा, ठीक है तो फिर चलो सामान सेट करते हैं। इतना कहते हुए वह उठने लगा। आरुषि उसे गहरी निगाहों से देखने लगी। यह इंसान इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा है, पहले तो वह ज़बरदस्ती करता था। अभी वह इसी सोच में थी कि रणवीर उसके पास आया और कहने लगा, अच्छा जी तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करना है हाँ। आरुषि उसके तरफ हैरान नज़रों से देखते हुए कहने लगी, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। रणवीर स्माइल करते हुए कहने लगा, मुझे सब पता है स्वीटी कि तुम क्या सोच रही हो, तो क्या मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ अपनी वाइफी के साथ, अच्छी बात नहीं है ना। इतना कहते हुए वह उसके ऊपर झुकने लगा और कहने लगा, अच्छा जी मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा। इतना कह कर के वह झुकते हुए आरुषि के लबों पर अपना लब रख दिया और उसे बड़े ही सॉफ्टली किस करने लगा। आरुषि की आंखें बंद हो चुकी थी मगर रणवीर उसे ही देख रहा था और वह बड़े ही प्यार से किस कर रहा था। आज आरुषि भी रणवीर के किस का रिस्पॉन्स दे रही थी, क्योंकि अब तो वह भी रणवीर से प्यार करने लगी थी ना। रणवीर आरुषि को किस करते हुए उसमें खोसा गया था और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। आरुषि की धड़कते दिल यह कह रहे थे कि आज आरुषि सच में रणवीर की हो चुकी है। रणवीर आरुषि के होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगा और धीरे धीरे उसके हाथों को भी सहलाया जा रहा था। दोनों की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। आरुषि इस वक्त आंखें बंद किए हुए बस रणवीर को महसूस कर रही थी। रणवीर आरुषि को कोई भी तकलीफ़ ना हो यह सोचते हुए आरुषि को एक फूल की तरह छुए जा रहा था। धीरे धीरे वह आरुषि के सारे बॉडी को किस करने लगा। आरुषि इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी। रणवीर उसके पेट पर एक प्यारा से किस किया तो आरुषि की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ना ही रणवीर। रात भी गहरी होती जा रही थी और दोनों की सांसें भी गहरी। आज दोनों एक दूसरे का प्यार जो मिल रहा था। रणवीर पूरी रात आरुषि को वह प्यार दिया जिससे कि वह प्यार की हकदार थी। आरुषि भी रणवीर का वह प्यार पाकर बहुत ही खुश थी। वह रात बस दोनों के मिलन की रात थी। अगली सुबह रणवीर की आंखें खोली तो आरुषि उसकी बाहों में थी और उन दोनों की बॉडी पर एक कपड़े नहीं थे। आरुषि आज पूरी तरह से रणवीर की हो चुकी थी और रणवीर भी पूरी तरह से आरुषि का हो चुका था। यह देख कर के रणवीर ने आरुषि के माथे को किस कर लिया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग स्वीटी, सुबह हो गई है, उठो ना। आरुषि भी अपनी आंखें खोली तो वह शर्मा कर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर स्माइल करने लगा और कहने लगा, मुझसे क्या शर्माना स्वीटी, अब उठ भी जाओ ना, या फिर अभी सोना है। आरुषि अपने आप को छुपाते हुए कहने लगी, आप जाओ मैं बाद में उठती हूँ। रणवीर स्माइल करते हुए कहने लगा, ओके स्वीटी, और वह बेड से उठ गया और वॉशरूम चला गया। कुछ देर में आरुषि भी उठी और वह रेडी होकर एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहनी। आज उसकी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र कुछ अलग ही रंग कह रहे थे। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर उसे देख करके पूरी तरह से खो गया था। आरुषि अपने बाल को बना रही थी, तभी रणवीर उसके पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, चले डैड से मिलने। आरुषि रणवीर के मुँह से डैड सुनकर हैरान थी और कहने लगी, क्या कहा आपने, डैड से मिलने, आपके डैड? रणवीर, नहीं बाबा, आपके डैड। आरुषि हैरान थी और वह तो हमेशा नाम लेकर ही बुलाता था, मगर आज रणवीर कहने लगा, अब तुम मेरी हो स्वीटी, पूरी तरह से मेरी हो गई हो, तो फिर मेरे डैड भी हो गए ना। और इतना कह कर के आरुषि के गाल पर किस कर दिया और कहने लगा, और भी चाहिए मुझे कुछ। आरुषि शर्मा कर अपना सिर नीचे कर ली और कहने लगी, चले जल्दी। इतना सुनकर रणवीर भी शांत हो गया और कहने लगा, ओके बाबा ठीक है, नहीं करता हूँ परेशान अपनी स्वीटी को। और आरुषि को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को किस कर दिया और कहने लगा, चलते हैं, मुझे छोटे चैंपियन से मिलना है। और वह जल्दी से ओबेरॉय पैलेस चले गए क्योंकि उन्हें वहीं पर ब्रेकफास्ट करना था।
जैसे ही आरुषि ओबेरॉय पैलेस में गई, अम्मा देखकर कहने लगी, आइए बेटा, आप कैसी हैं? आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आप बहुत ही अलग, आपके चेहरे पर क्या बात है? आरुषि स्माइल करते हुए कहने लगी, अम्मा कोई बात नहीं है, आप लोगों से मिलना मेरी खुशी का जरिया बन जाता है ना। और वह शुभ दौड़ करके आया और कहने लगा, दीदी आप कहाँ चली गई थी? आरुषि बोली, बस मुझे कुछ काम था इसीलिए गई थी। अब बताओ, अब स्कूल जाना है ना? तभी पीछे से रणवीर आया और कहने लगा, क्या हाल है छोटा चैंपियन? शुभ रणवीर को देख करके आरुषि को तो भूल ही जाता था। वह फ़ौरन से रणवीर के पास दौड़ कर गया और कहने लगा, कैसे हो जीजू आप? मैं तो बहुत ही मस्त हूँ। बृजमोहन जी सब समझ रहे थे क्योंकि आरुषि का चेहरा ही बता रहा था कि रणवीर आरुषि को अब खुश रखता है। बृजमोहन जी कहने लगे, आरुषि तुम रणवीर के साथ खुश तो हो ना? आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना? आप रणवीर को बता सकते हो। इतना सुनते ही बृजमोहन जी को भी सब पता चल गया था रणवीर के बारे में, और वह यकीन कर लिए थे कि अब आरुषि रणवीर के साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहेगी। रूहान भी ठीक हो गया था, बट उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आया था, और ना ही आए तो ही अच्छा है क्योंकि अब आरुषि तो रणवीर की हो गई। उधर सनाया से रूहान मोहब्बत करने लगा था। वह एक दूसरे के साथ दोनों बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगे थे। तो इस कहानी की आज होती है हैप्पी एंडिंग। हमारे हीरो को तो उसकी हीरोइन मिल चुकी, उसका प्यार उसे मिल गया। कुछ ही दिनों में रूहान और सनाया की भी शादी हो गई। जय और सलोनी भी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, उनकी भी बहुत जल्द शादी हो जाएगी। तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इमोशनल रोमांटिक स्टोरी इस चैनल पर आती रहेगी। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना रखिए ख्याल। इस स्टोरी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वह कमरे में बेड पर बैठी बस अपने प्यार के बारे में सोच रही थी। उसे क्या जवाब देगी जिससे कि वह बेपनाह मोहब्बत करती थी। आज किसी और की दुल्हन बनी सेज पर उस मर्द का डर सताए जा रहा था उसको कि ना जाने कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कर भी क्या सकती थी, वक्त भी अजीब खेल दिखाता है। अभी इतना सोच ही रही थी कि वह आदमी कमरे में आया और आते ही सीधा बेड पर आकर बैठा और बोला, बाहर क्या बोल रही थी कि मैं ना मर्द हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द हूँ। यह कह करके श्लोक अपने शर्ट का बटन खोलने लगा था और उसके करीब आकर के बैठ गया। संजना वहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन वह चाह कर भी नहीं भाग सकती थी। श्लोक गुस्से से जोर से उसका हाथ पकड़कर दबाने लगा था और उसके होठों पर अपना उंगली रब करने लगा था। संजना पूरी तरह से कांप जाती है। इतने में ही श्लोक उसके गर्दन पर जोर से किस करने लगा था और उसके होठों पर भी, और उसका होठ भी काट दिया था और जोर से पकड़कर उसे बेड से लगा लिया और उसका शादी का जोड़ा फाड़कर उसके बॉडी से अलग कर दिया और उसके ऊपर झुककर उसे बहुत दर्द हुआ। संजना पूरी तरह से कँपा रही थी और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। एक लड़की अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लिए हुए फ़ोन की लोकेशन चेक करते हुए फ़ोन को देखे जा रही थी। वह बार बार अपने आंसुओं को भी साफ कर रही थी और दौड़ते हुए जा रही थी। इस वक्त उसने एक वाइट कलर की सूट पहन रखी थी और साथ में ही पीला दुपट्टा लिए हुए थी। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग गोरा था, जीरो फिगर, आंखें ग्रे और पिंक लिप्स। वह दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र 21 साल थी। वह अपने आंसुओं को साफ करते हुए जा रही थी और बड़बड़ाए हुए जा रही थी, मैं अपने भाई को ज़रूर बचाऊंगी, मैं अपने भाई को बचा कर ही रहूँगी। मेरा भाई कहाँ है? मैं उसको बिना बचाए नहीं रह सकती हूँ। यह कहते हुए वह ऑटो पकड़कर उस एड्रेस पर जाने लगती है जहाँ का वह एड्रेस और लोकेशन अपने फ़ोन में देख रही थी। वह लगभग 1 घंटे में ही वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे जाना होता है। यह एक बहुत ही बड़ा मेंशन था और बहुत ही खूबसूरत था। उस लड़की की आंखों में अभी आंसू बहुत ज़्यादा थे जो कि ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को पोंछे जा रही थी और मन में बोले जा रही थी, क्या मेरे भाई यहाँ पर होगा? यह सोचते हुए वह
वह अपने कदम मेंशन के अंदर बढ़ाने लगती है। उसे नहीं पता था कि अब उसकी किस्मत कहाँ ले जा रही है या फिर वह आगे क्या होने वाला है उसके साथ, एक दरिंदे के पास जो कि उसकी किस्मत तबाह करने के कगार पर है और वह अंदर बैठा हुआ है और तकदीर भी पता नहीं कैसा कैसा खेल दिखाता है। बस चेहरा अलग होता है। अनजान थी वह अपने आने वाली किस्मत से, जिससे कि अब अभी कदम बढ़ाए जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। बस उसके होठों पर अभी भी भाई को बचाने की भगवान से प्रार्थना थी, जो कि अपने भाई के लिए अपने कदम बंगले में बढ़ाए जा रही थी और वह बंगले के अंदर और कभी बाहर देख रही थी। मेंशन दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था, अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर वह लड़की अपने मन में बोली, मेरा भाई यहाँ पर क्या करने आएगा और वह इंसान कौन होगा जिसने मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है। जिसे सोचकर वह अपने भाई का नाम लेते हुए बोलती है, रमन, रमन तुम कहाँ हो। तभी उसे एक बहुत ही डरावनी और कड़क आवाज़ सुनाई देती है, तो तुम आ ही गई। और यह कहते हुए वह लड़का, जिसकी उम्र 30 साल था, रंग गोरा, कसी हुई कसरती बॉडी, दिखने में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की देखते ही एक नज़र में ही उसकी दीवानी हो जाती, लेकिन फेस पर ढेर सारा गुस्सा जिसे आंखों तक लाल हो चुकी थी। वह अपने सामने खड़ी उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक निहार रहा था और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आया और उसकी नज़र एक पल के लिए भी उस लड़की से हटी नहीं रही थी। वह उस लड़की के पास गया तो बोलने लगा, अच्छा तो तुम हो संजना खुराना। और वह संजना उस लड़के के बात सुनकर के बोली, तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था? और मेरा भाई कहाँ है? क्या तुम जानती हो मेरे भाई को? कहाँ है? जिसे सुनकर वह लड़का कहा, इतनी भी क्या जल्दी है अपने भाई से मिलने की? पहले कीमत तो लगा ले तुम्हारी भाई की। यह कहकर के वह अजीब नज़रों से संजना को ही देख ही रहा था और वही संजना उस लड़के की इस तरफ खुद को देखने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जिससे कि वह थोड़ा पीछे होकर के बोली, कैसी कीमत? संजना की बात खत्म होने से पहले ही वह लड़का बोला, अपने भाई की जान की कीमत। जिसे सुनकर संजना गुस्से से चीखी थी और उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर में तुम हो कौन जो कि मेरे भाई की कीमत लगा रहे हो? जिसे सुनकर वह लड़का संजना की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे बारे में जानने की, लेकिन उससे पहले तो तुम्हारे बारे में जान लो जिससे कि मुझे डील करनी है। यह सुनकर संजना बोली, क्यों यह सब कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे भाई के जान के पीछे पड़े हो? जिसे सुनकर के वह लड़का हंसते हुए बोला, अरे रुको रुको, इतना जल्दबाजी किस बात की है? ठहरो तो, जो बड़ी जल्दी है सब कुछ जानने की, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हें सब कुछ बताने की, बस मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर के संजना उस लड़के को बहुत ज़्यादा ही गुस्से में घूरते हुए बोली, क्या कहा? कैसा डील? क्या कीमत लगाई है तुमने मेरे भाई के जान की? यह बोलते हुए संजना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन अंदर से डर भी रही थी। और वहीं वह लड़का, यह हुई न बात, अब तुम मुद्दे पर आई हो। यह कहकर के वह लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि संजना के होठों को रब करते हुए बोला, तुम्हारे भाई की जान की कीमत बस एक रात है। और फिर धीरे से अपने होठों को संजना के कानों के पास ले जाकर के और अपने गर्म सांसों के साथ बोला, मेरे बिस्तर पर मुझे खुश करके। वहीं संजना यह सुनने की देर थी कि उससे पहले ही संजना गुस्से से उस लड़के को दूर से धक्का दे देती है और खींच के एक थप्पड़ मारते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? यह कहते हुए संजना चीख पड़ती है और वहीं वह लड़का संजना के थप्पड़ मारने से उसका सर एक तरफ झुक गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने यह गंवार लड़की दिखने वाली उस पर हाथ उठा सकती है। जिसे कि वह लड़का गुस्से से बौखला गया था, उसकी आंखें गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो चुकी थी और फिर वह अपनी आंखों से गुस्से से संजना की तरफ देखते हुए संजना की तरफ बढ़ा और एक झटके में ही अपना हाथ संजना के बालों पर अपनी पकड़ बना लिया था और उसके फेस को अपने फेस के करीब कर उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए बोला, हाउ डियर यू ब्लडी इडियट, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम श्लोक प्रताप मेहरा पर हाथ उठाओगी? पता नहीं कितने लड़कों के साथ अपनी रातें गुजार चुकी हो, पता नहीं कितनों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो। जो तेरे बॉडी में इतनी गर्मी है ना, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तेरी बॉडी की सारी गर्मी उतार सकता हूँ। वह तो शुक्र मनाओ कि मैं शराफत से सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक रात मांग रहा हूँ, वरना तुम तो मेरी बिस्तर के लायक भी नहीं हो, मगर हर रात एक तवायफ की तरह पड़ी रहोगी। श्लोक गुस्से से संजना पर चिल्लाए जा
जा रहा था कि तभी संजना अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आखिर में तुम हो कौन जो मुझ पर कमेंट कर रहे हो? अरे घटिया तो तुम हो, इतनी घटिया सोच रखते हो। सुनो, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो तुमने मांगा और मैं तुम्हें खुद को दे दी, और ना ही मैं बिकाऊ हूँ जो तुम मेरा सौदा करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस घटिया बातों में आ जाऊँगी? तो कभी नहीं। मैं अपनी जान दे दूँगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं ऐसा कर सकती हूँ। यह कहते हुए संजना खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से जाने लगती है, जिसे सुनकर के श्लोक हंसते हुए बोला, इसका मतलब कि तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी नहीं है? तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ से जाते ही तुम्हारे भाई की लाश तुम्हारे घर पर होगी। इतना ही कहना था कि संजना के पैर वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वह पीछे मुड़कर के श्लोक की तरफ देखती हुई सोचकर बोलती है, मार दो, क्योंकि मेरा भाई तो वैसे ही मर जाएगा। यह जानकर कि मैं उसकी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की सौदा की। उसकी इतनी सी बात से श्लोक तिलमिला उठा था। संजना को उसकी बात न मानता देखकर उसका सारा प्लान खराब हो रहा था, संजना की ज़िंदगी बर्बाद करने की। और वहीं संजना के दिल में अब भी डर था। उसने कह तो दिया था पर उसका दिल जानता था कि उसने तो बस यह दाव खेला था। उसने अपने भाई की ज़िंदगी की ना वैल्यू करके, जिसका असर भी श्लोक पर हो चुका था। तभी उसे श्लोक के दोबारा आवाज़ आती है, शायद तुम्हें अपने भाई से प्यार नहीं है, तभी तुम इतनी सी बात नहीं मान रही हो। चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक और ऑफ़र है। श्लोक संजना को उसकी बात न मानता देखकर कुछ सोचकर संजना को फंसाने के लिए श्लोक अपना दूसरा दाव खेलते हुए कहता है, मुझसे शादी कर लो और अपने भाई की जान बचा लो। उसका इतना ही कहना था कि जिसे सुनकर संजना अपना चेहरा उठाकर श्लोक को देखने लगती है और कुछ सोचकर बोली, कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तुम जैसे घटिया और छोटे सोच वाले इंसान से तो कभी नहीं। यह कहकर के संजना दोबारा अपना कदम बंगले के बाहर की तरफ बढ़ा देती है कि तभी उस हॉल में दोबारा श्लोक के गुस्से भरी आवाज़ आई, जस्ट शट अप, बहुत बोली तुमने, अब मेरी बारी है तो जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपने भाई से प्यार नहीं है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जा सकती हो और कल तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, लेकिन उसकी लाश। यह कह कर के वह किसी को फ़ोन कर देता है और फ़ोन पर मार दो उसे, और उसे ऐसी मौत देना कि कोई उसकी शक्ल तक पहचान न पाए। उसने इतना ही कहना था कि तभी संजना पीछे मुड़कर दौड़कर श्लोक के पास आकर वह खुद ही फ़ोन लेकर के कहती है, नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरे भाई को तुम नहीं मारोगे प्लीज़। यह कहते हुए संजना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, क्योंकि श्लोक से फ़ोन ले ली थी और अब श्लोक उससे फ़ोन ले रहा था। वही श्लोक संजना की इस हरकत से मुस्कुरा उठा था और बोला, वाह वाह मेरी स्वीट हार्ट, आखिर में तुम आ ही गई अपनी औकात पर। जिसे सुनकर संजना गुस्से से श्लोक की तरफ देखने लगी थी, तुम आखिर में यह सब क्यों कर रहे हो? क्या गुनाह किया है हमने? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं कभी तुम्हें देखा तक नहीं है, तो तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह सब करने की क्या वजह है तुम्हारी? जिसे सुनकर के श्लोक हंसते हुए संजना की तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे अपने सवालों के जवाब ले सकोगी? तुम चाहती क्या हो तुम्हें पता है, लेकिन मुझे नहीं करना है। तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसे सुनकर के संजना रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है और फिर अपना हाथ जोड़ करके श्लोक की तरफ देखती है, प्लीज़ मेरे भाई और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ तो ठीक है, एक रात बिता लो, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर सको या फिर मेरी बीबी बन सको। उसने इतना ही कहना था कि तभी संजना चीखती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे। जिसे सुनकर के श्लोक मुस्कुराते हुए संजना को ऊपर से नीचे देखता है और संजना के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे शादी करने जा रही हो और शादी के बाद क्या होता है? तुम हर रात मेरे बिस्तर पर होगी मुझे सर्टिफाई करने के लिए। यह भी सोच लो, अब भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेरे साथ एक रात या फिर शादी करके मेरे साथ कई नाइट बिताना चाहती हो। उसका इतना ही कहना था कि संजना का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसे बहुत डर लग रहा था श्लोक की बातों से। बात तो उसने सही कही थी, वह श्लोक के साथ एक रात बिताकर सबसे छुटकारा पा सकती थी, लेकिन उसके ऊपर एक कलंक लग जाता कि वह, और उधर वह अमर को कौन सा मुंह दिखाएगी। अमर से तो 4 साल से रिलेशन में थी, लेकिन संजना खुद को बहुत ज़्यादा ही बचा करके रखी थी। कई बार अमर कहा था कि संजना हमारी शादी होगी तो हम वह सब करते हैं, पर संजना शादी के बाद होने वाला काम अभी नहीं उसे मना लिया करती थी और अमर
मान भी जाया करता था और आज के बाद वह अमर की भी नहीं रहेगी। वह अमर की मोहब्बत थी, लेकिन उसका क्या, उसका तो पहले से ही बॉयफ्रेंड था। वह अमर से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी। यह सोचकर संजना 1 मिनट के लिए तो पूरी तरह से रोने लगी थी। वह अमर को क्या मुंह दिखाती कि अमर पर क्या बीतेगी। उन दोनों की तो कुछ ही महीनों के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन वह शादी करेगी तो वह किसी को भी इज्जत बनी रहेगी, चाहे वह राक्षस से करती हो या फिर उसके घर के, उसके माँ बाप की नाक नहीं कटेगी। उसकी बेटी किसी गैर मर्द के साथ न हो करके अपने पति के साथ है, चाहे वह जालिम ही सही हो। यह सोचते हुए संजना एक नज़र श्लोक की तरफ देखती है तो उसे देख कर के दोबारा से पीछे कदम कर लेती है और खुद में ही बड़बड़ाने लगती है और बोलती है, मैं कैसे इस इंसान से शादी कर सकती हूँ जो मुझे सिर्फ यूज करना चाहता है। नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं इसके साथ एक रात रहूँगी। अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। मैं अपने डैड को कलंकित नहीं कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। मैं क्या करूँ। यह सब सोच ही रही थी कि तभी श्लोक दोबारा आवाज़ दिया, तो क्या सोच रही हो, मेरी स्वीट हार्ट बनोगी। या फिर उसने इतना ही कहना था कि तभी संजना अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली और अपने हाथों की मुठ्ठियां बना करके बोली, शादी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। उसने इतना ही कहा था कि श्लोक संजना को गुस्से से घूरने लगा था और अपने मन में बोला, मुझसे शादी करनी है ना, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम पछताओगे मुझसे शादी करके। फिर श्लोक किसी को कॉल कर देता है और कुछ देर बात करने के बाद श्लोक ने अपने मंसूबे में कामयाब हुआ और एक फाइल ला करके संजना के सामने रखते हुए बोला, साइन करो। जिसे देखकर संजना फाइल उठा ली। उसे खोलकर देखती है तो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कि उसके गालों से होते हुए सर्टिफिकेट पर गिरते हैं और फिर संजना अपने हाथों से उस पेपर पर साइन कर देती है। वह साइन करते हुए टाइम लगा रही थी, जैसे कि कोई फरिश्ता आकर उसे इस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने से रोक दे या फिर उसका अमर आकर उसे रोक दे और यहाँ से ले जाए, कि तभी श्लोक संजना के हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट छीनकर संजना को ऊपर से नीचे देखता है। अब से तुम पूरी की पूरी मेरी। और फिर उसके करीब जाकर उसके होठों को अपने हाथों से सहलाते हुए, अब से यह तुम्हारी रसीली और मज़ेदार होठ और फिर संजना का हाथ पकड़कर अब से मेरे होंगे। यह कहकर कि वह संजना को अपने साथ लेकर जाने लगता है। कमरे से बाहर हॉल में लेकर जाता है तो संजना मंडप सजा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल ही सजा हुआ है। और फिर श्लोक संजना को ज़बरदस्ती पकड़कर मंडप पर बैठा देता है और उसी के बगल में बैठकर शादी की पूरी रस्म करने लगता है। और वहीं संजना भी अपने आंखों में आंसू लिए शादी के मंडप पर बैठी थी, पर कर भी क्या सकती थी। उसके मन में बस अमर का ही ख्याल आ रहा था कि अमर क्या सोचेगा, वह किस हाल में होगा, उसे जब पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, वह कैसे जिंदा रहेगा मेरे बिना। वह तो बहुत ज़्यादा ही मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे बिना वह बिल्कुल नहीं रह पाएगा। संजना की आंखों में आंसू आ गए थे। पंडित जी के कहने पर संजना के गले में मंगलसूत्र श्लोक ने पहनाया। इसे तुम मंगलसूत्र मत समझना, यह गले में मेरी गुलामी का फंदा है। और कुछ ही देर में शादी संपन्न हो गई। श्लोक के एक ऑर्डर से कुछ ही देर में वह पूरा हॉल खाली करवा देते हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ श्लोक और संजना ही थे उस हॉल में मौजूद। श्लोक जो सीधे सोफे पर जाकर बैठ जाता है और फिर संजना को देखते हुए बोला, चलो अब से तुम हमारे कैद में हो और मुबारक हो। यह कहकर के श्लोक अपने एक सर्वेंट को ऑर्डर देकर संजना को अपने कमरे में ले जाने को बोला और फिर वह खुद बालकनी में जाकर किसी को फ़ोन करता है, वहाँ पर सब कैसा चल रहा है। अगर कुछ भी छोटी सी भी गलती नज़र आए तो तुम मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। जिसे सुन कर के दूसरी तरफ से, जी सर, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, इतना कह कर के श्लोक फ़ोन रख देता है। और वहीं दूसरी तरफ संजना जब कमरे में जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि पूरा कमरा पहले से ही सजा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी यह सब कुछ हो गया है। उसे पता क्यों नहीं चला, लेकिन वह तो बस घबराए जा रही थी कि अमर किस हाल में होगा और वह कैसे रहेगा। वह अमर से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी और अमर भी उसे बहुत ज़्यादा ही चाहता था। वह बस अमर के लिए सोचे जा रही थी,
पर एक तरफ उसका भाई था लेकिन और दूसरी तरफ उसका प्यार बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी। उसे अफसोस हो रहा था। उसने भावनाओं में आकर के अपने भाई के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे नहीं पता कि यह तबाही उसके नसीब में क्यों और कैसे आई। क्या गलती की थी उसने जो ये इंसान उसकी ज़िंदगी में दस्तक दिया है। लेकिन अफसोस कर उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। शायद यह सच था। यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में गेट बंद होने की आवाज़ आती है, जिसे संजना पलट करके देखती है तो श्लोक दरवाज़ा बंद कर उसी की ओर घूरते जा रहा था। और श्लोक अपने कदम संजना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वैसे खूबसूरत तो हो तुम, तभी लोग तुम्हारे इतने जल्दी दीवाने हो जाते हैं। कितनों को फंसाया होगा तुमने अब तक। और वही संजना के माथे पर पसीने आने लगे थे। पता नहीं क्यों लेकिन उसे इस वक्त श्लोक से बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। उससे वह पीछे की तरफ पलटते हुए बोली, क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? और तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया है ना? मुझे जानबूझकर फंसाया